हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, सेफ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्लास 11th का अकाउंटेंसी का, और चैप्टर का नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये डी के गोयल में फोर्थ चैप्टर है, हो सकता है किसी और बुक में टी एस ग्रेवाल में ये कोई दूसरा चैप्टर हो। सो अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप या सिक्वेंशियल ऑर्डर में जब कोई चीज़ हो रही है। अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और उसके बाद एंड होती है जब आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाती हैं। सेम चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिंस विद द ओरिजिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, स्टार्ट्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद फाइनेंशियल एनालिसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपका रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट्स, या फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सारे मेथड्स भी हैं जिनके थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस होता है, ताकि और डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सो अगर हम बात करें स्टेप्स इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग प्रोसेस की, यानी कि अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसमें स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो सबसे पहली स्टेप जो आती है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब है बिजनेस में जब भी कोई इवेंट होगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो आप उसको पहले क्लासिफाई करेंगे कि क्या वो मॉनेटरी नेचर का है या फिर वो नॉन मॉनेटरी है। अगर वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रखता है तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है, यानी इग्नोर कर दिया जाता है। ये हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा है कि सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं जिनका कोई मॉनेटरी इम्पैक्ट हो, यानी कि मनी के फॉर्म में जो चीज़ें हों वो। साथ ही साथ इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए देयर मस्ट बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें जो एज अ एविडेंस एक्ट करती हैं किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे सपोज अगर हमने गुड्स परचेज करे तो इन्वॉइस होगी या फिर कैश मेमो होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। बैंक में पैसे अगर डिपॉजिट करे हैं तो स्लिप, जो पेइंग स्लिप होगी वो होगी, चेक बुक हो गई, पासबुक हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं दीज आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट। तो पहली स्टेप ये है कि आप ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर दे आर हैविंग अ मॉनेटरी इम्प्लीकेशन और नॉट, एंड देन ओनली आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। मूविंग ऑन टू स्टेप 2। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, यानी नेक्स्ट स्टेप में आपके वाउचर्स प्रिपेयर करे जाते हैं। अब ये वाउचर्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये भी एक टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट है। ये भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑथराइज करते हैं कि हाँ, ये ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली हुआ है। सो अब उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही क्या होता है, यहाँ पे वाउचर्स प्रिपेयर करे जाते हैं, और इन्हीं वाउचर्स के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर जर्नल, यानी जो जर्नल एंट्री होती है वो इन वाउचर्स के बेसिस पे ही होती है। वाउचर्स आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल द फर्म्स इन देयर ओन नेम्स, ठीक है। तो जो वाउचर्स होते हैं वो हर एक फर्म जो होती है वो अपने नेम्स पे बनवाती है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, हर एक फर्म अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रिंट करवाती है। साथ ही साथ जो वाउचर्स होते हैं वो डिफरेंटली, यानी हर एक ट्रांजेक्शन के अलग से वाउचर प्रिपेयर होता है जो ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा या कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। साथ ही साथ जो वाउचर्स होते हैं उनको नंबर किया जाता है। नंबर्ड का मतलब उनमें 1 2 3 4 करके नंबर्स होते हैं, एंड उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब कि सीक्वेंशियल फॉर्म में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आज एक ट्रांजैक्शन सेल का हुआ है तो वो वाउचर का नंबर जो होगा सपोज 1 है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगा उसका नंबर 2 है, यानी कि इसको आप ऑर्डर में रखते हैं। जो जो ट्रांजैक्शन जैसे जैसे होते जाएंगे आप उसी पैटर्न में उसको रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ इनको एक सेपरेट फाइल में भी रखा जाता है, बिकॉज दे टू एक्ट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर वेरीफाइंग अ ट्रांजैक्शन। सो अब अगर हम बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप में रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है? ये वो बुक्स होती हैं, वो प्लेस है जहाँ पर आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी आपने वाउचर्स बना लिए, उन वाउचर्स के बाद जिस जगह आप ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो दैट इज़ कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि पहली बार ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। अब इसमें जर्नल जो है वो वन ऑफ द बुक है ओरिजिनल एंट्री की। जर्नल एंट्रीज़ के फॉर्म में जब हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो वो आपके बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि सिक्वेंशियल होंगे, वो एक के बाद एक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग या डबल एंट्री है वो फॉलो होता है। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, टू एवरी डेबिट देयर इज़ अ क्रेडिट। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए ट्रांजेक्शन्स यहाँ रिकॉर्ड होते हैं। अब होता क्या है कि अगर बिज़नेस जो है वो छोटा है साइज़ में,
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जनरली यहाँ पे सिर्फ जर्नल के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एज सुन एज जो बिज़नेस है वो बढ़ जाता है तो उसके बाद आप उसको डिफरेंट नंबर ऑफ जो जर्नल्स होती है उनमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश बुक हो गई, वो भी इसका एक पार्ट है, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का पार्ट है वो। उसके अलावा आपका और जो परचेज बुक होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये भी सब्सिडरी बुक्स होती हैं और ये भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट है। सो फोर्थ स्टेप है पोस्टिंग टू लेजर। तो ये लेजर क्या होता है एक्चुअली? ट्रांजेक्शन्स जो आपने बहुत सारे करे हैं तो आपने उनको रिकॉर्ड किया है सब्सिडरी बुक्स में, या फिर आप कह सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो आपकी जर्नल है। वहाँ से आप इन अकाउंट्स को उठा के इनके रिस्पेक्टिव हेड के अंदर डालते हैं। अब ये रिस्पेक्टिव हेड वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन जो है सिमिलर नेचर के उनको आप ग्रुप करते हो और अंडर वन हेड, वन नेम और वन प्लेस पे, और इसी प्लेस को हम बोलते हैं अकाउंट। यानी इन शॉर्ट जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करे थे इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वहाँ से उनको उठाकर आप एक प्लेस पे उनको क्लासीफाई कर देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैश का ट्रांजैक्शन है तो आपने एक नेम के बेसिस पे अकाउंट ओपन किया, दैट इज़ कैश अकाउंट, और अपने सारे ट्रांजैक्शंस को उठा के उस कैश अकाउंट में डाल दिया। सिमिलरली बैंक के ट्रांजैक्शंस बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए, परचेज के ट्रांजैक्शंस परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए। कोई एसेट अगर आपने परचेज करी फॉर एग्जांपल मशीन, तो आपने उसे मशीन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये होता क्या है, इससे आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या कभी भी अगर आप चाहें तो एक ग्लैंस पे उसका फाइनल बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग टू लेजर। यानी जब आप ट्रांजेक्शन को जर्नल से उठा के लेजर में यानी अकाउंट में पोस्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग टू लेजर। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप जो है अकाउंटिंग प्रोसेस की वो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये लास्ट स्टेप है, यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये जो ट्रायल बैलेंस होता है दिस इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज़ प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ डिफरेंट लेजर अकाउंट्स। तो आप ये क्या करते हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट आपने लेजर अकाउंट्स बनाए थे उनके जो फाइनल बैलेंसेस होते हैं आपने उनको बैलेंसिंग करी, आपने उनसे बैलेंसेस निकाले और उन बैलेंसेस को आप समराइज़ करके एक स्टेटमेंट के फॉर्म में शो करते हो जिसमें कि 2 कॉलम्स होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के। तो वहाँ पर आप डेबिट एंड क्रेडिट मतलब जो भी अकाउंट है, फॉर एग्जांपल जो कैपिटल है वो क्रेडिट बैलेंस के साथ होती है तो आप वहाँ पे क्रेडिट साइड में वो अमाउंट लिख दोगे जो कि कैपिटल की है। सिमिलर वे में कैश डेबिट बैलेंस के साथ होगा तो आप वहाँ पर कैश में डेबिट कॉलम में अमाउंट लिख दोगे और एक अकाउंट यानी एक और कॉलम होता है, टोटल 3 कॉलम्स होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है जहाँ पर आप उन अकाउंट्स के नाम लिखते हैं यानी लेजर अकाउंट्स के। तो उस बेसिस पे ये स्टेटमेंट जो है बन जाती है। अब इस स्टेटमेंट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें क्या वो बैलेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपने जो भी टोटलिंग करी है पोस्टिंग करी है कहीं ऐसा तो नहीं कि एरर इन पोस्टिंग हो कि आपने गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया और जिसकी वजह से बैलेंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है तो डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए। तो आपको वहीं पे उस स्टेप में पता चल जाता है कि क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। और इसके बाद क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं सो ऑब्वियसली P&L एंड बैलेंस शीट भी इसी का पार्ट है, यानी कि आप ट्रायल बैलेंस बना लेंगे उसके बाद आप ट्रेडिंग P&L बनाएंगे एंड देन बैलेंस शीट बनाएंगे। एंड ये ट्रायल बैलेंस जो होता है ये आपको एक बेसिस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे ही ट्रेडिंग P&L या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। इन केस अगर ये ट्रायल बैलेंस ना हो तो उस सिचुएशन में जो भी एरर्स हैं उनको लोकेट किया जाता है और फिर उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाता है। इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर भी है क्लास 11th में जो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, दैट इज़ एरर एंड रेक्टिफिकेशन एंड ट्रायल बैलेंस, इवन जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है वो। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।